नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केस स्टडी ऑन जीएसटी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू बैंक। देखो बैंक जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो बैंकों के ऊपर जीएसटी के कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है और उसका बैंकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी देखो, एक एक्सक्लूसिव बैंक है, एक लीडिंग नेशनल बैंक है जिसकी ब्रांचेस जो है मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती है। जीएसटी से पहले उसे सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ती थी प्रीवियस टैक्स रिजीम के अंदर। बैंक जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब कि जो उसकी ब्रांचेस है, बैंक की जो ब्रांचेस है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, वो आपस में जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करती है। अंडर द प्री जीएसटी रिजीम दीज ट्रांजेक्शन वर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन। ठीक है, तो ये जो एक ही ब्रांच की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है मल्टीपल स्टेट्स के अंदर, पहले ही वाले टैक्स के अंदर इसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी की क्या प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो पहला क्वेश्चन देखो, हाउ इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अफेक्टेड XYZ बैंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है तो उसका एक्सवाइजेड बैंक की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्सवाइजेड बैंक है, जीएसटी के आने से पहले जो बैंक्स होती थी उसको सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ती थी। यानी कि अगर एक बैंक मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ती थी और वो सभी स्टेट्स के लिए वैलिड मानी जाती थी। पर जैसे जीएसटी आया तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसीलिए जो बैंक है उसको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है जिसके अंदर वो ऑपरेट करती है। जैसे अगर एक एक्सवाइजेड बैंक है वो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ऑपरेट करती है, तो उसे इन तीनों स्टेट्स में सेपरेटली रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग अलग रूल से जीएसटी एप्लीकेबल जो है वो करती है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग? पहले एक्सवाइजेड बैंक नाउ एंजॉय सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। एक्सवाइजेड बैंक नीड्स टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच स्टेट, यानी एक्सवाइजेड बैंक को हर स्टेट के लिए सेपरेटली रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंक्रीज हो गई है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज आ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज जीएसटी डिफर फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स रिजीम रिगार्डिंग द एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, तो अगर हम एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें तो प्रीवियस टैक्स रिजीम और जीएसटी रिजीम के अंदर क्या यहाँ पर डिफरेंस है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसा क्लेम जिसके लिए आपको कोई लीगल एक्शन लेना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलो हमारी बैंक है, उसने लोन दिया था, बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने कोर्ट के अंदर केस कर दिया ताकि वो अपने क्लेम को रिकवर कर सके, अपने डेट को, पैसा को रिकवर कर सके, तो इसे हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं एक्शनेबल क्लेम्स आर कंसीडर्ड सर्विंग अंडर द बोथ रीजन, यानी कि दोनों रिजीम्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम को सर्विस माना जाता था और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। या फिर एक्शनेबल क्लेम्स वर नॉट कंसीडर्ड एज सर्विस अंडर द प्रीवियस रीजन बट आर इंक्लूडेड अंडर द जीएसटी। एक्शनेबल क्लेम को प्रीवियस रिजीम के अंदर जो है सर्विस नहीं माना जाता था, पर जीएसटी के अंदर उसको सर्विस माना जाता है। या फिर देयर इज नो चेंज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्शनेबल क्लेम अंडर द जीएसटी, यानी कि एक्शनेबल क्लेम को लेकर जो ट्रीटमेंट होती थी वो प्रीवियस टैक्स रिजीम में भी सेम थी और जीएसटी के अंदर भी सेम थी। या फिर एक्शनेबल क्लेम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन अंडर द जीएसटी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसको हम सर्विस नहीं मानते थे प्रीवियस टैक्स रिजीम के अंदर, पर जीएसटी के अंदर उसको सर्विस माना जाता है और उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट चेंज डज जीएसटी ब्रिंग टू इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो यहां पर एक एक बैंक की मल्टीपल स्टेट्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है उनके ऊपर जीएसटी ने क्या चेंज लेकर आया है, यानी कि जीएसटी कैसे उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बिकम टैक्स एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर ये जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। या फिर जीएसटी इंपोजेस टैक्स लायबिलिटीज ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द बैंक ब्रांचेस, यानी कि एक ही बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाता है। या फिर जीएसटी रिड्यूसेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, या फिर जीएसटी एग्जाम बैंक फ्रॉम रिपोर्टिंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड रेमिटिंग जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर हु सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर कोई एंटिटी है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है, तो उस केस में जो जीएसटी है उसको कलेक्ट और गवर्नमेंट को रेमिट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होती है, सप्लायर के ऊपर, रिसिपिएंट के ऊपर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के, अगर कोई सप्लायर है जो कि अमेजन के थ्रू गुड्स जो है वो डिलीवर करता है, सेल करता है, तो उस केस में जो अमेजोन है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट भी करेगा और उसे गवर्नमेंट को पे भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। तो देखो हमारे जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं जो कि जीएसटी के अंदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, उसे पीरियोडिक बेसिस पे जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है। पीरियोडिक बेसिस पे जो है वो जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है। अब वो जीएसटी रिटर्न के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, पर्सनल डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर, सेल्स एंड परचेजेस इनवॉइसेस ओनली, सेल्स परचेजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लायबिलिटी, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो फटाफट से बता दीजिए कि हमारा जो जीएसटी रिटर्न होता है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूडेड होती है, सेल्स, परचेजेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर टैक्स लायबिलिटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल्स, परचेजेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है।